सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट 3 में आपको यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगी और डेफिनेटली आज आप काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहली जो वीडियोस थी उसमें आपने किस तरह से रीअब्सॉर्प्शन रहता है, हार्मोन्स का क्या रोल होता है, ये जाना था। ठीक है, आज हम सिर्फ यूरिन के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और एक अच्छे से जानकारी लेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम माइक्रोबायोलॉजी क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। देखिए, मैं एकदम से सब कुछ नहीं करवा सकती हूँ, मैं अच्छे से डिटेल में करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं अपना जो मैंने सोचा है वो कंप्लीट हो जाता है, ये वाला पूरा पोर्शन में कंप्लीट कर दूंगी, डेफिनेटली उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी के भी कुछ लेक्चर्स ज़रूर पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। हम अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट 3 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बता दिया मैंने कि यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, नॉर्मल जो यूरिन होता है उसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं। नॉर्मल यूरिन में हमें 95% वाटर देखने को मिलता है, 5% सॉल्यूट्स होते हैं जिसमें यूरिया, क्रियाटिनिन, यूरिक एसिड ये सब रहता है। जो नॉर्मल यूरिन है उसका कलर जो है वो येलो होता है यूरोक्रोम और यूरोबिलिन की वजह से। किसकी वजह से? यूरोक्रोम और यूरोबिलिन की वजह से। नॉर्मल देखिए, आपको भी पता है कि लाइट येलो सा कलर रहता है। अब ये यूरोक्रोम क्या है? तो बाइल के ब्रेकडाउन की वजह से जो पिगमेंट प्रोड्यूस होता है उसको यूरोक्रोम कहते हैं। यूरोबिलिन क्या है? हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन की वजह से यूरोबिलिन बनता है। तो इन दोनों को की प्रेजेंस की वजह से ही यूरिन का कलर जो है वो येलो रहता है। ओडर की हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट ओडरलेस होता है। हम ये बोल देते हैं कि माइल्डली एरोमेटिक है, मतलब हल्का सा ओडर जो है वो होता है, लेकिन वो भी अमोनिया की तरह होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्या कहते हैं कि अगर किसी हम इसकी डायबिटिक पेशेंट की बात करेंगे तो फ्रूटी ओडर जो है वो होगा। याद रखिएगा, फ्रूटी ओडर जो होगा वो सिर्फ किस में होगा? डायबिटिक पेशेंट्स में होगा। किसकी वजह से? कीटोन बॉडीज़ की प्रेजेंस की वजह से। एवरेज पीएच जो है यूरिन का वो 6 रहता है। पीएच जनरली वेरी करता रहता है 4.6 और 8 के बीच में, तो हम स्लाइटली एसिडिक पीएच कहते हैं और यूरिन का पीएच जो है वो 6 रहता है। ठीक है, ये वेरी कर सकता है डाइट के साथ, है ना। अगर आपकी प्रोटीन, आपकी जो डाइट है उसमें हाई प्रोटीन्स हैं तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। वेजिटेरियन डाइट जो है उससे अल्कलिनिटी जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक, फिर देखिए, आपको यूरिन में जो है वो कुछ ये कैरेक्टर्स में नहीं आते हैं। यूरिन में अगर नॉर्मली ग्लूकोज पूरा का पूरा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आपने रीअब्जॉर्प्शन वाले पार्ट में पढ़ा था कि मोस्टली जो ग्लूकोज है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन जब जो ग्लूकोज है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ है और ग्लूकोज का एक्सक्रीशन हुआ है यूरिन में, तो हम बोलेंगे ग्लाइकोस्यूरिया वाली कंडीशन है। क्योंकि क्या कहा मैंने कि नॉर्मली जो यूरिन होता है उसमें ग्लूकोज नहीं होता है, क्योंकि किडनीज जो हैं सारा का सारा जो भी फिल्टर्ड ग्लूकोज होता है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें यूरिन में ग्लूकोज देखने को मिलता है तो हम उस कंडीशन को ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं। अगर हमें यूरिन में प्रोटीन का लेवल इंक्रीज दिखता है तो उसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। वहीं अगर हमें क्या दिखता है, कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो कीटो बॉडीज़ हमें यूरिन में देखने को मिलती हैं, तो इस कंडीशन को हम कीटोन यूरिया कह देते हैं। फिर हिमैक्ट्यूरिया क्या होता है? ब्लड जो कोई पर्सन है उसकी यूरिन में आपको ब्लड देखने को मिलेगा। मेनली आपको रेड ब्लड सेल्स मतलब एरिथ्रोसाइट्स देखने को मिलते हैं हिमैक्ट्यूरिया के केस में। फिर पायूरिया एक कंडीशन आता है जिसमें ब्लड में आपको वाइट ब्लड सेल्स जो हैं और पस इनको कह देते हैं हम, ये देखने को मिलेंगी।
तो इन सारी कंडीशंस को भी याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो जब ब्लड जो है उसका उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है, ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा ग्लूकोज की वजह से, ठीक, वो 200 mg पर ml हो जाता है, मिलीग्राम पर मिलीलीटर। क्या बता रही हूँ मैं कि जब ब्लड कॉन्सेंट्रेशन जो होगा ग्लूकोज का, मतलब ब्लड में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो 200 मिलीग्राम पर ml से ज़्यादा हो जाता है, तो जो प्रोटीन रहता, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट रहता है रीनल ट्यूब्यूल में, वो क्या नहीं कर पाता, that the protein transport in renal tubule cells cannot work fast enough to reabsorb all the glucose that enters the glomerular filtrate. Okay, तो मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की कि जब भी when the blood concentration of glucose is above 200 milligram per ml, the transport proteins in renal tubule cells कैन नॉट वर्क फास्ट इनफ। जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं रीनल ट्यूब्यूल सेल्स में, वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं और ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ ग्लूकोज जो है वो यूरिन में रह जाता है और तभी ग्लाइकोस्यूरिया या ग्लूकोस्यूरिया भी इसको हम कहते हैं, वो कंडीशन बनती है, ठीक। मोस्ट कॉमन जो काउस होता है ग्लूकोस्यूरिया का, वो डायबिटीज़ पैलेटस होता है। फिर से समझा रही हूँ, ग्लाइकोस्यूरिया की कंडीशन कब बनती है, जब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है ग्लूकोज का ब्लड में, वो फिल्ट्रेट हो जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जाता है, तो जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स काम करेंगी ब्लड के रीअब्सॉर्प्शन में, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स काम नहीं कर पा रही हैं, तो अच्छी तरीके से ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन जो है वो नहीं हुआ है। जब ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ तो वहाँ कंडीशन बनेगी ग्लाइकोस्यूरिया की, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो किडनीज जो हैं वो किडनीज क्या करती हैं, किडनीज रेगुलेट करती हैं किसको, द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस इन द किडनी, ठीक है। किडनीज ही रेगुलेट करेंगी कि जो कितना जो है वाटर लॉस जो है वो रहेगा आउट ऑफ द किडनी, एक्चुअली आउट ऑफ द किडनी कितना वाटर लॉस रहेगा वो किडनीज खुद रेगुलेट कर सकती हैं, और इसीलिए वो रेगुलेट करती हैं होम्योस्टेसिस को, ठीक। होम्योस्टेसिस जो है वो ज़रूरी होती है, और जो होम्योस्टेसिस होता है बॉडी फ्लूइड्स का, वो लार्जली डिपेंड करता है कि किडनी की एबिलिटी पे कि वो किस तरह से रेट ऑफ वाटर लॉस को, यूरिन में जो वाटर लॉस होगा, ठीक, उसके रेट को कैसे रेगुलेट करती हैं। नॉर्मली जो फंक्शनिंग किडनीज होती हैं वो बड़े लार्ज अमाउंट में डाइल्यूट यूरिन बनाती हैं, बट और ये कब बनेगा वो, जब फ्लूइड इनटेक जो है वो हाई होगा। तो जब भी फ्लूइड इनटेक हाई है, किडनी जो है वो डाइल्यूटेड यूरिन बनाएंगी, लेकिन जब फ्लूइड इनटेक जो है वो कम है या ज़्यादा फ्लूइड जो है वो बॉडी से बाहर जा चुका है, तो कैसा बनाती हैं किडनीज, स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाती हैं। किडनीज भी बड़ी कमाल की हैं कि अगर आप अच्छा खासा पानी पी रहे हैं तो किडनीज भी काफ़ी यूरिन बनाएंगी और लार्ज अमाउंट में उसको बाहर रिलीज़ करेंगी, लेकिन और वो डाइल्यूटेड रहेगा। लेकिन अगर आपका बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी फ्लूइड का लॉस हो चुका है, आप अपनी डाइट में कम फ्लूइड ले रहे हैं, तो किडनीज पहले से ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाएंगी, ज़्यादा पानी आपकी बॉडी से बाहर नहीं जाने देंगी, और जो यूरिन होगा उसका वॉल्यूम भी कम ही रहेगा, ठीक है। तो किडनीज जो हैं वो कितना ऑस्मोलैरिटी प्रोड्यूस कर सकती हैं, कितना उसमें ऑस्मोलैरिटी हो सकता है, 300 भी हो सकता है और 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर भी आपको ऑस्मोलैरिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस मैक्सिमल यूरिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर, जो कि प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी से 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है।
बेसिक रिक्वायरमेंट जो होगी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्म करने की, पहला तो होगा कि हाई एंटी डायूरेटिक हार्मोन होना चाहिए। ठीक है, ये आपने पढ़ा था, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एडीएच जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और कॉन्वोल्यूटेड जो कलेक्टिंग जो डक्ट है उनमें परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है, वाटर की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। दूसरा, एक हाई ऑस्मोलैरिटी चाहिए होता है रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ओके, हाई ऑस्मोलैरिटी चाहिए होता है किसका? रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, जो कि एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है बिटवीन ट्यूबुलर ल्यूमन और उसके सराउंडिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। आपको पता है ना, नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूल होता है, तो ट्यूब्यूल के अंदर जो है वो ट्यूब्यूल का ल्यूमन है, उसके बाहर का जो एरिया है वो उसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ठीक, तो हाई ऑस्मोलैरिटी जो है रेनल मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ज़रूरी होता है, जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाएगा ट्यूब्यूल के ल्यूमन में और जो सराउंडिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें। ये ज़रूरी है ताकि वाटर का रीएब्सॉर्प्शन हो सके और क्या होगा, वाटर का रीएब्सॉर्प्शन हो सके और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बन सके। लेकिन वाटर का रीएब्सॉर्प्शन मेनली एडीएच की प्रेजेंस में ही रहेगा। ओके, समझ गए या नहीं समझे? ठीक है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी है वो किसकी द्वारा लिमिट किया जाएगा? बाय द लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड बाय द डिग्री ऑफ हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला आपने देखिए, मैंने आपको मेडुलरी आपको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन पढ़ाया था, कॉर्टिकल नेफ्रॉन पढ़ाया था, तो आपको रीनल मेड्यूला समझ आना चाहिए। ठीक है, फॉर्चुनेटली क्या होता है कि एक लार्ज वर्टिकल ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन्ड रहता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ मेड्यूला ऑफ ईच किडनी। ठीक, और जो कंसंट्रेशन है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, और वो फाइनली इस 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी तक पहुंच जाता है। ठीक है, और यही जो ऑस्मोलैरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी रीएब्सॉर्प्शन के लिए अलॉन्ग विद हाई लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो क्या करता है। दरअसल एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो एक्ट करता है किस पे? एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्ट करता है बच्चा आपकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एंड कलेक्टिंग डक्ट पे। वहाँ पे वो उसके रिसेप्टर्स जो हैं वो जब वो आता है अपने रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, उसके रिसेप्टर साइक्लिक एएमपी को रिलीज करते हैं। साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं और एक्वापोरिन्स जो हैं वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे और कलेक्टिंग डक्ट पे रिक्रूट कर देते हैं और उन्हीं एक्वापोरिन्स के थ्रू जो है वो वाटर मूव करता है। तो चलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म को फर्दर हम डिस्कस करते हैं। ये है काउंटर करंट मैकेनिज्म, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैक्सिमम ऑस्मोलैरिटी कितना रहेगा ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, देखिए तो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होगा, याद रखेंगे कि अगर आपको ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेंटेन करना है तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करेगा। दूसरा काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो आपके जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में आपको देखने को मिलता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो किस पे? लूप ऑफ हेनले, यह है लूप ऑफ हेनले, नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा पे डिपेंड करता है। वासा रेक्टा आपको पता है कि इफेरेंट आर्ट्रियोल से जो है वो बनता है वासा रेक्टा, लेकिन पेरीट्यूबुलर जो नेटवर्क है यहाँ उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि पेरीट्यूबुलर नेटवर्क जो है वो मेनली आपको देखने को मिलता है आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बता दिया मैंने, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा पे डिपेंड करेगा। तो 25% जो नेफ्रॉन होते हैं वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, ज़्यादातर कॉर्टिकल होते हैं इनफैक्ट, है ना।
पर 20 to 25% नेफ्रॉन जो हैं वो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, उनका लूप ऑफ हेनले जो है वो अंदर मेड्यूलरी रीजन में अंदर तक जाता है, देखिए इना मेडुला, ठीक है। और साथ में उनका जो आपका वासा रेक्टा है वो भी काफ़ी ज़्यादा डीप जाता है, ठीक। तो फ्लो जो रहता है लूप ऑफ हेनले में उसी को काउंटर करंट की तरह देखा जाता है, क्योंकि फ्लो कैसा रहता है, दो एडजेसेंट लिम्स में रहता है और अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, ठीक। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में आप देखेंगे कि दो मेन जो हैं वो मैकेनिज्म रहते हैं। टू टाइप्स ऑफ काउंटर मैकेनिज्म एग्जिस्ट इन द किडनी। कितने, दो टाइप के काउंटर करंट मैकेनिज्म होते हैं, एक काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन एंड काउंटर करंट एक्सचेंज, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, फिर काउंटर करंट एक्सचेंज क्या हुआ। काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन जो है एक प्रोसेस होगा जिसमें क्या होगा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट आपको कॉन्टिन्यूसली जो है वो बनता हुआ दिखेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ रीनल मेडुला एज अ रिजल्ट ऑफ दिस काउंटर करंट फ्लो। काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो लॉन्ग लूप्स होंगे जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रोन के ये काम करेंगे, ठीक है। डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है। तो डिसेंडिंग लिम्ब और जो होता है लूप ऑफ हेनले का, वो ट्यूबुलर फ्लूइड को कहाँ से लाता है, रीनल कॉर्टेक्स, ये रीनल कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स से कहाँ जा रहा है, डीप इन द मेड्यूला जा रहा है। और असेंडिंग लिम्ब जो है वो फिर यहाँ से कहाँ ले जा रहा है, वापस से कहाँ ले जा रहा है बताइए, वापस से जो है वो कॉर्टेक्स में ले जा रहा है। तो काउंटर फ्लो जो है आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स द्वारा यहाँ देखने को मिलता है। इसी की वजह से ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है बनेगा, और जो लॉन्ग लूप ऑफ हेनले जो हैं उनको काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहा जाएगा, क्योंकि ये जो हैं यहाँ डीप इन द इनर मेडुला जो हैं वो बढ़ा देंगे ऑस्मोलैरिटी को। दूसरा आएगा काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज जो है वो प्रोसेस रहेगा जिसमें सॉल्यूट और वाटर जो हैं पैसिवली एक्सचेंज होंगे। वासा रेक्टा एंड जो ब्लड है वासा रेक्टा का, और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये बीच में सारा क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसके बीच में जो है वो सॉल्यूट और वाटर का एक्सचेंज रहेगा। वासा रेक्टा जो है उसमें भी एक डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब होता है, ठीक है। और ये पैरेलल होते हैं ईच अदर के और लूप ऑफ हेनले के भी। जैसा आपने ट्यूबुलर फ्लो में देखा कि अपोजिट लूप ऑफ हेनले के ट्यूबुलर रीजन में देखा कि अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्लो है, उसी तरह से वासा रेक्टा में भी अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फ्लो रहेगा, ठीक है। काउंटर करंट जो है, काउंटर करंट फ्लो रहेगा डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, वो अलाउ करेगा एक्सचेंज ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, तो यहाँ तो ब्लड, यहाँ तो एक्सचेंज नहीं हुआ, यहाँ पे हमको एक्सचेंज भी देखने को मिलेगा। तो वासा रेक्टा को काउंटर करंट एक्सचेंजर कहा जाता है। वासा रेक्टा को काउंटर करंट एक्सचेंजर कहा जाता है। प्लस और नेफ्रॉन आपका जो लूप ऑफ हेनले है वो मेनली किसकी तरह काम करेगा, आपका काउंटर करंट मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। तो चलिए अब देखिए आपने कौन सा कहाँ रीएब्सॉर्ब होता है, कहाँ से क्या बाहर निकलता है, ये प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फर्दर मैं आपको यहाँ बताऊँ। ये आपको पता है कि ईफर एंड आर्टोल से वासा रेक्टा जो है वो पूरा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से जो है ये आएगा। तो अगर ये वाला देखिए, यहाँ फ्लो देखिए कॉर्टिकल से इस तरह को है इनर मेडुला की तरफ को, ये अगर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ठीक, तो ये वाला क्या है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा है। देखिए ये डिसेंडिंग लूप ऑफ नेफ्रॉन है, लूप ऑफ हेनले का मतलब डिसेंडिंग पार्ट है, तो ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग पार्ट है। असेंडिंग पार्ट लूप ऑफ हेनले में दो रहते हैं, थिन एंड थिक, तो ये थिन है और थिक है, तो ये असेंडिंग पार्ट अगर ये है तो वासा रेक्टा में असेंडिंग पार्ट ये है। आपको पता है कि ये इस तरह से ये वाला रीजन जो है ये आपको यहाँ ऐसे इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या होता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है उससे देखिए, उसमें पहले तो क्या है,
पहले देखिए ऑस्मोलरिटी अंडर कितनी है, 300 है, और यहाँ पे पूरा डाइल्यूट होता है यूरिन। लेकिन आपके देखिए वाटर जो है वो इंटरस्टिशियल रीजन में जा रहा है, तो धीरे 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 जो है वो क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। हो गया कॉन्सेंट्रेटेड, देख पा रहे हैं आप वाटर जो है, देखिए यहाँ से भी वाटर पूरा बाहर निकल रहा है, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हिलने से जो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है, तो ये वाटर जो है रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक, तो ये वाटर जो है अब क्या करेगा, ठीक, ये वाटर जो है रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हिले है, ठीक, तो अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ जो वाटर डाइल्यूटेड था इनर मेड्यूला में आते आते वो क्या हो जाएगा बताइए, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। लेकिन अब असेंडिंग लूप ऑफ हिलने जो है, अब असेंडिंग लूप ऑफ हिलने का थिन और थिक दोनों ही पार्ट्स जो हैं वो इसके लिए वाटर के लिए इम्पर्मिएबल हैं, लेकिन सोडियम आयंस के लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए परमिएबल हैं। तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड बाहर जाएगा, मतलब सॉल्यूट जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, सॉल्यूट बाहर निकल गया। यहाँ भले ही वाटर निकला पर यहाँ पे सॉल्यूट बाहर निकल गया, तो ये फिर से डाइल्यूट हो जाएगा और यहाँ आपको 200 मिली ऑस्मोलैरिटी तक जो है पर लीटर तक जो है वो ऑस्मोलैरिटी देखने को मिलेगी, ठीक। अब यहाँ पे तो काउंटर करंट मैकेनिज्म चला, कॉन्सेंट्रेशन बना, लेकिन इस कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखता है वासा रेक्टा। दरअसल आप देख सकते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड जो है वो यहाँ से यहाँ इस असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से निकल रहा है, वो कहाँ जा रहा है अंदर, वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये NaCl वापस से कहाँ से बाहर निकल रहा है, ये वापस से जो है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से वापस से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक, लेकिन फिर कहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ से चला गया ये डायरेक्टली कहाँ बताइए, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, ठीक है। और जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है वो भी वाटर निकाल रहा है बाहर, ठीक है। यहाँ NaCl आया, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज होने लगा, वाटर जो है वो और बाहर गया, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हुआ, यहाँ पे भी इंक्रीज होता गया, ऑस्मोलैरिटी जो है वो बढ़ती गई। लेकिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ने NaCl को बाहर निकालना शुरू कर दिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ठीक। तो अगेन यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी जो है वो वापस आ गई। लेकिन अल्टीमेटली क्या देखने को मिलता है हमें कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो गया है। क्या हो गया है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, ये काम तभी होगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म तभी होता है अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल नहीं है, आपने फ्लूइड का इनटेक जो है वो सही से नहीं किया है, तो आपकी बॉडी नहीं चाहती कि ज़्यादा फ्लूइड का जो है वो लॉस रहे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा हो गया है, ठीक। अब वाटर की कमी है तो क्या होगा, यहाँ पे आपके कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ADH जो है काम करता है, आपके CMP को एक्टिवेट करता है, जो बदले में एक्वापोरिन को यहाँ रिक्रूट करेगा। और क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो बना ही हुआ है, यहाँ पे जो है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है सॉल्यूशन, यहाँ पे लेस कॉन्सेंट्रेटेड था, तो वाटर जो है वो देखिए रीअब्सॉर्ब किया जा रहा है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। उसके साथ ही यूरिया भी देखिए बाहर आ रहा है। यूरिया जो है कलेक्टिंग डक्ट से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है, फिर ये कहाँ जाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, यहाँ आपके लूप ऑफ हिलने से अंदर जाएगा, ठीक है, फिर से कहाँ चला जाएगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से फिर यहाँ से वापस आ जाएगा। तो यूरिया साइकिल और जो आपका सोडियम क्लोराइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया है काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू, ये दोनों जो हैं ये क्या करते हैं,
इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ क्या होगा, ऑस्मोसिस होगी, वाटर जो है वो आपका कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ आएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन एडीएच जो है वो काम करेगा और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो फॉर्म होगा। आई होप आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो समझ आ गया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे और या नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं CSIR नेट 2021 के लिए तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इसके लिए डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। इससे भी 10% ऑफ आपको मिल जाएगा अगर आप यूज़ करते हैं रेफरल कोड नेहा। नेहा जो रेफरल कोड है वो नेहा तनेजा मैम का रेफरल कोड है। जाइए, उनको अनअकैडमी पे फॉलो करिए। वो एक बहुत ही अच्छी मेंटोर है, बहुत ही अच्छी गाइड है, आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगी और आप ही के लिए उन्होंने ये पूरा जो गेट का कोर्स चलाया था, ये आप ही लोगों के लिए चलाया था। उन्होंने ही इसके लिए पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है। आई वुड से ये हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है जो है। तो जाइए, उनके लिए अपना प्यार दिखाइए, उनको सपोर्ट करिए। प्लस आप, ऐसा नहीं है कि वही आपको वहाँ एजुकेटर मिलेंगे, आपको और भी एजुकेटर मिल जाएंगे, ओके। बट इसके साथ, जैसा आप जानते हैं, हम भी आपकी तैयारी करवा रहे हैं। किस चीज़ के लिए? गेट के लिए। तो आपको हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलता रहे और आप अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर आप बाकी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे लिंक्स दिए होंगे, उन लिंक पे क्लिक करना है और आप हमारे साथ जिस भी प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहेंगे उस प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अब चलिए, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।